गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है, लाल गुलाबी फूल खिले हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, बाजार से पके आम लाओ। थर्ड में लिखा है वह सुंदर है। बस में 50 यात्री बैठे हैं। 2 लीटर दूध लाओ। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये हमको क्या बता रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में से पहले वाक्य में फूल जो है वो क्या है, फूल शब्द संज्ञा है। आपको भी पता है कि फूल संज्ञा होती है, किसी का नाम है। और जो लाल गुलाबी शब्द हैं उनसे पता चलता है कि वो किस प्रकार के फूल हैं। दूसरे वाक्य में आम शब्द संज्ञा है और पके शब्द से पता चलता है कि आम कैसा है। तीसरे वाक्य में, मतलब जो हमने ऊपर तीसरा एग्जाम्पल पढ़ा था ना, उसमें आया है कि वह जो आया है वो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। और सुंदर शब्द से पता चलता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। चौथे वाक्य में यात्री, ये जो यात्री आया है यात्री शब्द संज्ञा है और 50 शब्द से पता चलता है कि बस में कितने यात्री बैठे हैं। पांचवें वाक्य में दूध शब्द संज्ञा है। 2 लीटर शब्द से पता चलता है कि कितना दूध चाहिए। छठे वाक्य में भवन शब्द संज्ञा है और यह शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा के पूर्व लगकर भवन के बारे में बताता है। तो अब ये जो हमने ऊपर के सभी वाक्यों में जैसे फूल आया है, यात्री, दूध और भवन, ये शब्द क्या है, संज्ञाएं हैं। संज्ञा मतलब किसी का नाम है। और वह तथा यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। और जो लाल गुलाबी, सुंदर, 50, 2 लीटर शब्द हैं, इन संज्ञाओं और सर्वनाम की ये क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया। अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल गेंद, मीठा आम। जैसे गेंद, लाल गेंद मतलब गेंद तो संज्ञा हो गई, लेकिन उसकी क्या विशेषता है, वो लाल कलर की है। मीठा आम मतलब आम संज्ञा है और मीठा क्या है, मीठा उसकी विशेषता है कि आम मीठा है। मोटी स्त्री, ऊंची मीनार। ऊपर लिखे वाक्यों, ऊपर के जो उदाहरण हैं उनमें लाल, मीठा और ऊंची शब्द क्या है, विशेषण है। गेंद, आम, स्त्री और मीनार क्या हैं, ये सारे विशेष्य हैं, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई गई है। अभी हमने विशेषण पढ़ लिया, विशेष्य पढ़ लिया। आप लोगों को प्राविशेषण के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्राविशेषण क्या कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह खिलौना बहुत सुंदर है, वह बड़ा बातूनी लड़का है। ऊपर लिखे वाक्यों में जो बहुत है और बड़ा है वो क्या है, विशेषण शब्द है। सुंदर और बातूनी विशेषणों से पहले लगकर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये प्राविशेषण कहलाते हैं। कुछ प्राविशेषण निम्नलिखित है, जैसे अति, अतीव, अत्यंत, पूर्ण, बिल्कुल, बड़ा, बहुत, काफ़ी और कम। अर्थात जो क्या करते हैं, विशेषण से पहले लगकर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण तो खुद किसी की विशेषता बताता है, लेकिन विशेषण की भी जो उसके आगे लग के उसकी भी विशेषता बताए वो प्राविशेषण कहलाता है। इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ेंगे। 5th में आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में, लेकिन हमको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो अब हम पहला विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। लाल गुलाबी फूल खिले हैं। यहाँ पे आपको कैसे फूल दिख रहे हैं, लाल गुलाबी फूल दिख रहे हैं। इसे जहरीले सांप ने काटा। एक बच्चा है, सांप बना है, तो इसे जहरीले सांप ने काट खाया।
ऊपर लिखे वाक्यों में जो लाल गुलाबी शब्द है वो फूल के गुण बता रहा है, और जो जहरीला शब्द आया है वो सांप के दोष को बता रहा है। सांप स्नेक होता है ना, उसका दोष बताया कि वो जहरीले सांप ने काट लिया। तो इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष प्रकट होते हैं। देखिए यहाँ पे फूल के लिए बताया कि लाल गुलाबी कलर के हैं, मतलब उसकी हमने विशेषता बता दी, उसके गुण बता दिए। सांप के बारे में बताया कि वो जहरीला सांप है, उसका दोष बता दिया। तो जब हम किसी भी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में पता चलता है हमें, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। बहुत सारे ऐसे विशेषण होते हैं जो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से, कुछ आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। आपकी बुक्स में जितने दिए हुए हैं आपको वो ध्यान से पढ़ना है, और मैं जो बता रही हूँ वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, दिशाबोधक, आकारबोधक, गंधबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक, अवस्थाबोधक और ध्वनिबोधक। मतलब जो इन चीज़ों का बोध कराए। जैसे गुणबोधक में क्या आएगा? जो उसकी गुण हो। अब वो गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, शिष्टता वाला, अच्छा, भला, दयालु, सुशील, दानी, विनम्र, शक्तिशाली, वीर या शांत। दोषबोधक मतलब उनकी कमियां बताएं। कमियां भी कई प्रकार से हो सकती हैं। कैसे? बुरा हो सकता है, अशिष्ट हो सकता है, निर्दय हो सकता है, जहरीला हो सकता है, लालची, पापी। ये सारे दोषबोधक होते हैं। रंगबोधक में क्या होगा? रंग मतलब कलर। अब वो कलर कोई सा भी हो सकता है, जैसे सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, जामुनी या सुनहरा। कालबोधक में क्या होता है? काल क्या होता है? काल मतलब समय होता है। अब वो चाहे नया हो, पुराना हो, साप्ताहिक हो, वार्षिक हो, मासिक, पाक्षिक या दैनिक हो। स्थानबोधक मतलब स्थान का बोध कराए। अब वो स्थान भी कहीं का भी हो सकता है, जापानी हो सकता है, चीनी, भारतीय, बनारसी, ग्रामीण या विदेशी। दिशाबोधक क्या होता है? दिशा का ज्ञान कराए, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी या ऊपरी। आकार बोधक क्या होता है? गोल। आकार उसका किसी भी शेप का हो सकता है, गोल या चौकोर या लंबा, नाटा, छोटा या बड़ा। गंध बोधक, गंध मतलब स्मेल उसकी है ना, कैसी होगी? फ्रेगनेंस, खुशबूदार हो सकती है, सुगंधित हो सकती है या दुर्गंधपूर्ण भी हो सकती है। स्पर्श बोधक मतलब जब हम उसको टच करें तो वो कैसा लग रहा है हमको स्पर्श करने में, कोमल है या कठोर है, खुरदुरा है या मुलायम है या नरम है। स्वाद बोधक क्या होता है? स्वाद मतलब हमको उसका टेस्ट पता चले, कड़वा है या मीठा है, खट्टा है, मधुर है, तीता है, चटपटा है या कसेला है। अवस्था बोधक क्या होता है? उसकी अवस्था कैसी है, गीला है, सूखा है, ताज़ा है, नम है, कमज़ोर है, दुबला, मोटा, पतला है, स्वस्थ है, कैसा है ना। ध्वनि बोधक मतलब उसकी ध्वनि कैसी है, मधुर है या कर्कश है। तो ये आपको ध्यान से देख के आपको समझ में आएंगे कि गुणवाचक विशेषण किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अभी हमने पढ़ लिया गुणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्या मतलब नंबर्स। बस एक देखो, पिक्चर देखो, बस में 50 यात्री बैठे हैं। मैंने दुकानदार से कुछ केले लिए। 50 यात्री बैठे हैं और कुछ केले। ऊपर लिखे वाक्यों में 50 शब्द से यात्रियों की संख्या का और कुछ शब्द से केलों की संख्या का पता चलता है। अर्थात जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो वे क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे असंख्य तारे मतलब बहुत सारे तारे हैं, 7 बजे मतलब 7 बज गए, दुगनी मेहनत, थोड़े थोड़े बालक। तो ये सारी हमको संख्याओं का, जब हमको किसी भी ऐसे वाक्य में जब हमको संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, नंबर्स का पता चलता है, तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण कहलाता है।
अब अभी जो हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, उसमें बस में 50 यात्री, 50 तो हमको कंफर्म पता है कितनी है, 50 हैं मतलब 50 हैं। और केले के लिए क्या लिखा था कि कुछ केले हैं। तो अब हमको केले की संख्या कहाँ पता चली, बस के 50 यात्रियों की तो संख्या पता चल गई। तो इसी आधार पर संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। भेद का अर्थ होता है प्रकार, मतलब टाइप्स। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में हमको निश्चित कंफर्म पता चलेगा और अनिश्चित में हमको कंफर्म नहीं पता हो। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 1 दर्जन में 12 पेंसिलें होती हैं, पंक्ति का चौथा बच्चा गिर गया। या इसके अलावा हम कोई भी एग्जाम्पल बोलें, जैसे अभी हमने बोला था कि बस में 50 यात्री बैठे हैं, कक्षा में 5 बच्चे आए हैं। तो इन सब में हमको कंफर्म पता चल रहा है ना, संख्या कंफर्म पता चल रही है। इन वाक्यों में 12 और चौथा शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित में क्या होता है, डाउटफुल कंडीशन होती है, हमको कंफर्म नहीं पता होता। जैसे मेरे पास कुछ रुपए हैं, कक्षा में बहुत से बच्चे बैठे हैं। कुछ रुपए हैं, कुछ मतलब क्या पता कितने, और बहुत से बच्चे बैठे हैं मतलब ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। इन वाक्यों में कुछ और बहुत से शब्द अनिश्चित संख्या, मतलब निश्चित कंफर्म नहीं पता हमको, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है, जिन वाक्यों में जैसे अब ये है कि 5 लीटर दूध का तौल 2 मीटर शब्द कपड़े का माप बता रहा है। देखो एग्जाम्पल ये बना है, ग्वाले से 5 लीटर दूध ले लो। 5 लीटर मतलब हमको पता है 5 लीटर लेना है। इसमें परिमाण पता चलता है हमको उसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे अपनी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो 2 मीटर आपको नाप के देना होगा ना। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल, यहाँ पे हमको ये बात ध्यान रखनी है, माप तौल अथवा मात्रा क्वांटिटी का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 किलो घी, कुछ अनाज, बहुत चावल आदि। परिमाणवाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए इसमें निश्चित का क्या होगा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या निश्चित मापतौल का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमको कंफर्म पता है कि हमको 2 किलो अनाज चाहिए, या हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, या हमको 2 लीटर दूध चाहिए। तो हम इसमें कंफर्म बता रहे हैं ना हमको कितना चाहिए। जैसे हमने बोला 2 दर्जन केले ले आओ, है ना, कंफर्म है हमको कि इतना ही चाहिए। 5 किलो टमाटर ले आओ, तो इसमें बिल्कुल निश्चित संख्या का, निश्चित मापतौल का पता चल रहा है, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अनिश्चित का मतलब होता है जिसमें हमको कंफर्म ना पता हो, एक डाउट हो। जैसे इस गिलास में थोड़ा पानी, एक गिलास रखी है और इस गिलास में थोड़ा पानी हमने बोल दिया, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा कितना, हमको ऐसा लग रहा थोड़ा सा है तो हमने बोल दिया थोड़ा पानी। अब थोड़ा का मतलब कम थोड़ा या ज़्यादा थोड़ा, क्या पता, क्योंकि थोड़ा पानी बस बोला हमने। कुछ चावल बिखरे पड़े हैं, जैसे चावल के दाने, ये चावल के दाने हैं। अब हमने देखा नहीं, हमको कंफर्म नहीं पता कि कितने हैं, तो हमने क्या कह देंगे, हम ऐसे चावल के दाने डाले तो हमने बोला कुछ चावल के दाने बिखरे पड़े हैं। और यदि हमने गिन लिया कि 1 2 3 4 5, यदि 5 चावल, तो हमने बोला 5 चावल के दाने बिखरे पड़े हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक होगी। लेकिन हमने जब बोला कुछ चावल बिखरे पड़े हैं, मतलब हमको कंफर्म नहीं पता कुछ मतलब वो कितने।
तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अनिश्चित माप तौल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से पहले एग्जाम्पल को समझिए। कोई व्यक्ति, कोई आदमी आकर पत्र दे गया। कोई आदमी आकर पत्र दे गया। ये बच्चे मुझे तंग करते हैं। ऊपर के वाक्यों में कोई शब्द किसी विशेष आदमी की ओर संकेत कर रहा है। हमने बोला ना कोई आदमी, तो कोई कौन? आदमी। आदमी की ओर संकेत कर रहा है। और ये बच्चे, मतलब बच्चे कौन से? यही वाले, है ना। ये शब्द बच्चों की ओर संकेत कर रहा है। यदि कोई और ये शब्द सर्वनाम है, कोई और ये आपको भी पता है कि कोई और ये सर्वनाम होंगे, किंतु जब संज्ञा से पूर्व लग जाते हैं, कोई और ये तो सर्वनाम है, क्योंकि जब हम किसी के नाम के जगह पर अन्य शब्दों का यूज़ करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। तो जब ये सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लग जाते हैं तब ये क्या करते हैं? विशेषण का काम करते हैं। तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब कोई आदमी, तो आदमी क्या हुआ? एक संज्ञा हुई। संज्ञा से पहले लगा है ये सर्वनाम कोई, और संज्ञा से पहले लगकर इसी की विशेषता बता रहा है कि कोई आदमी आकर पत्र देकर गया है। ठीक है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। अर्थात हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द, यहाँ पर सर्वनाम ध्यान से लिखना है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करें उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यदि एग्जाम में आपको संकेतवाचक विशेषण के नाम से आए तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सार्वनामिक विशेषण वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। अब अभी हमने देखिए विशेषण पढ़ लिए, 4 प्रकार के विशेषण पढ़ लिए, मैंने आपको चारों एक्सप्लेन कर दिए। अब यदि मैं आप लोगों से बोल दूं कि चलिए मुझे आप संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए, क्योंकि हमने देखो दोनों के दो भेद पढ़े हैं, दो प्रकार, दोनों का निश्चित और अनिश्चित होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना होगा कि कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों प्रकार के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसने कुछ पुस्तकें खरीदी, ये संख्यावाचक हुआ ना, और मैंने कुछ चावल खरीदे, ये परिमाणवाचक हुआ। क्यों? क्योंकि चावल को हम कुछ का मतलब ये नहीं कैसे हाथ से उठा के दे दिया, उसको हम हमेशा नाप तौल के ही देंगे। पुस्तकें कैसी होंगी? पुस्तक को तो हम काउंट कर सकते हैं। तो जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जो काउंटेबल होते हैं, उनकी संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जबकि जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सकता है, जिनको हम मेज़रमेंट करते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, उनकी हम मात्रा बताते हैं, तो उनकी मात्रा बताने वाले शब्द क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहले वाक्य में पुस्तक की गिनती की जा सकती है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया, इसीलिए उसके साथ प्रयुक्त कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। दूसरे वाक्य में कुछ शब्द का प्रयोग चावलों के लिए हुआ है। चावलों की गिनती नहीं की जा सकती, हम चावल को थोड़ी ना गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है, उन्हें हम तौलते हैं। इसीलिए इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। अभी हमने सार्वनामिक विशेषण पढ़ा, जो विशेषण का 4th पॉइंट होता है सार्वनामिक विशेषण। अब यदि हम आपसे पूछे कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या डिफरेंस होता है, तो जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो सर्वनाम कहलाता है। यह आप सबको पता है कि जब हम संज्ञा के स्थान पर किसी और का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने का काम करता है तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। जैसे वह पढ़ रहा है,
तो ये एक सिंपल सर्वनाम होगा, क्योंकि वह पढ़ रहा है तो वह जो है पढ़ने का काम कर रहा है तो वह यहाँ पे सर्वनाम है। और यदि हमने लिखा कि वह लड़की पढ़ रही है तो लड़की क्या हो गया, यहाँ पर संज्ञा हो गया, और संज्ञा से पहले आया है वह, मतलब सर्वनाम। तो संज्ञा के पहले आया है सर्वनाम, और ये सर्वनाम इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है लड़की की, कि वह लड़की ही पढ़ रही है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, परंतु संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मूल रूप और उनके विशेषण दिए गए हैं, जैसे विदेश तो विदेशी, इतिहास ऐतिहासिक, राष्ट्र राष्ट्रीय, लोभ लोभी, भूगोल का भौगोलिक, रस रसीला। तो ये आप लोग ध्यान से एक बार टेबल लर्न कर लेंगे। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, ये ध्यान से देखिए। विशेषण का अर्थ क्या होता है ये सबको पता चल गया, आपकी विशेषता बतलाना। किसी वस्तु का गुण हो, दोष हो, परिमाण हो आदि साधारण, अधिक या बहुत अधिक हो सकते हैं। इसी आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में आपने डिग्री पढ़ी है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको विशेषण पढ़ रहे हैं आप, तो आपको इनका नॉलेज भी होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है विशेषण की। तो मूलावस्था में क्या होता है? इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, किसी से किसी की तुलना नहीं करते। जैसे हमने बोला वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो कोई अच्छा खेलता है तो हमने उसको सिंपली बोल दिया कि वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है। अब नेहा नाम की एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, तो हमने बोल दिया नेहा सुंदर बालिका है। इसमें हम नेहा की किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, सिंपल तरीके से हम बस विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर मूलावस्था होता है। इसके बाद आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या करते हैं? तुलना करते हैं ना। इसमें 2 व्यक्तियों या पदार्थों के गुण दोषों की तुलना करते हुए किसी एक को हम क्या करते हैं? अच्छा या बुरा बताते हैं। इस अवस्था में विशेषण से पहले से, की अपेक्षा, अधिक, की तुलना, को देखते, के मुकाबले आदि शब्द जोड़ दिया जाता है। कुछ शब्दों में यह रूप तर प्रत्यय लगाकर भी बनाते हैं। प्रत्यय आप सबको पता है क्या होता है? प्रत्यय अर्थात पा अर्थात पीछे, जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वह पीयूष से श्रेष्ठ खिलाड़ी है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वह पीयूष से श्रेष्ठतर खिलाड़ी है। श्रेष्ठ के पीछे हमने तर प्रत्यय लगा दिया तो श्रेष्ठतर हो गया। नेहा पूर्णिमा से अधिक सुंदर है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेहा पूर्णिमा से सुंदरतर है, तर लगा के प्रत्यय। तो ये हो गया उत्तरावस्था। अब थर्ड आती है सुपरलेटिव डिग्री, ये कहलाती है उत्तमा अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तमा अवस्था। इसमें एक पदार्थ या प्राणी की अनेक से तुलना करते हुए उसे सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। कोई भी एक पदार्थ है, किसी भी एक प्राणी को हम ले लेंगे और उसकी तुलना हम कई लोगों से कर देंगे, है ना। अनेक से तुलना करते हुए उसी एक को जिसको हमने लिया उसको हम या तो सबसे अच्छा बोलेंगे या सबसे बुरा बोलेंगे। इस अवस्था में विशेषण से पूर्व सबसे, सब में, सबकी अपेक्षा, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, सबसे कम आदि का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों में ये रूप तम प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जैसे हमने अभी उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाया था और उत्तमा अवस्था में हम कौन सा? तम प्रत्यय लगाते हैं। कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि वह श्रेष्ठ खिलाड़ी, वह सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या वह श्रेष्ठतम खिलाड़ी है। श्रेष्ठ में हमने तम लगा दिया। सबसे श्रेष्ठ बोला मतलब जितने सारे लोग हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ है, या हम उसको सबसे श्रेष्ठ ना बोलकर श्रेष्ठतम भी बोल सकते हैं।
नेहा सबसे अधिक सुंदर है। सबसे अधिक मतलब जितने सारे लोग हैं उन सब में सबसे अधिक सुंदर है, या हम इसको कैसे बोल सकते हैं, नेहा सुंदरतम है।